अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके बाटापुर में 4 बच्चों के बाप को इंतहाई बेदर्दी से सर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और लाश को सड़क किनारे फेंककर मुलजिमान फरार हो गए। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस ना तो मुलजिमान को की शनाख्त कर सकी है, ना ही किसी को हिरासत में ले सकी, जिसकी वजह से वर्षा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इनके भाई को क्यों कर कत्ल किया गया है, कत्ल के पीछे कौन लोग मुलविस हैं, कोई दुश्मनी चली आ रही थी, और ये जो शहर में बढ़ते हुए कत्लों की वारदातें हैं, इसके ऊपर माहिरीन का क्या कहना है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर में आए रोज़ कत्ल की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश है जहां पर एक 4 बच्चों के वालिद को घर के बाहर से कुछ लोगों ने भला फुसला कर साथ लेके गए और फिर घर के कुछ फासले पर उसको कत्ल करके लाश को सड़क के ऊपर फेंक दिया। उनके मकतूल के बड़े भाई की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा जो है वो थाना बाटापुर में दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस कत्ल के क्या मुहरिकात हैं, वजह नात क्या है, इनकी किन लोगों के साथ दुश्मनी थी और इनके भाई को क्यों कर कत्ल किया गया, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। वो करते क्या थे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे और कत्ल के बाद क्या पुलिस अब तक कोई मुलजिमान वगैरह को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है, इनके साथ ताउनकारी है नहीं, ये तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। भाई आपका नाम? जी गफूर है। आप मकतूल के क्या लगते हैं? बड़ा भाई और छोटा भाई था। बड़े भाई। मुदई भी आप हैं? जी मुदई भी। जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया आप कहाँ पे थे? जी मैं बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम में था। और आपको क्या पता चला, किसने आपको इतला दी? मुझे सिक्योरिटी अफसर ने कॉल किया कि इधर 80 फुट रोड पे ना शादी हाल के करीब वाक़यात हुआ है, तो शकूर नाम का लड़का है और वालद का नाम शाह मोहम्मद है। आपका मुझे मालूमात हुई है कि भाई है। मैंने बताया कि हाँ वो मेरा भाई है। वो कहते हैं कि इधर आ जाओ, वो ना बस उसे फायर लगा है। तो मैं उधर गया हूँ, मौके पे देखा कि वो ना डेथ हो गई थी। अच्छा, जब आप पहुँचे तब तक वो फौत हो गए हुए थे? जी। अच्छा, तो क्या पता क्या चला कि क्या हुआ, वाक़या क्या हुआ? वाक़या तो उधर मुझे नहीं मालूम हुआ कि मैं मौके पे जब गया हूँ ना तो पुलिस महकमा था और बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम की सिक्योरिटी थी साथ। तो उधर लोग हमारे गांव के या उधर के लोग पहले के वो इकट्ठे हो गए थे। बस यही मौके पे जो देखा है। आपके भाई क्या करते हैं? वो मिस्त्रियों का काम करते हैं। और यहाँ पे घर के करीब ही काम हुआ? हाँ वो घर के करीब ही है। तो आप लोग उस दिन आपके भाई घर में थे, जो लोग उनको लेके गए या वहाँ पे कहीं पे काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बस इधर से पता घर में पता चला है, बाद में मैंने पूछा है कि भाई किधर गए हैं और किस टाइम पे गए हैं। घर से मालूमात यही हुई है कि 1 घंटा पहले ना घर से निकले हैं। तो बस हुआ है इतनी देर में ना तो इधर से ही साथ लेके गया है। वो भी मालूमात तो हुई है लेकिन मुकम्मल नहीं हो रही बात। क्या मालूमात आपको मिली? मालूमात ये हुई है कि इधर से ना जब भाई बाहर निकला है ना तो एक लड़का था इधर पैंट शर्ट पहनी हुई थी और वो इधर खड़ा था घर के करीब, कभी उधर जाता था कभी इधर आता था। बस इतनी मालूमात हुई है कि उसके साथ भाई गया है। वो इधर गांव का नहीं है। लोगों ने जिसने देखा है ना इधर मोहल्ले के लोगों ने वो बताते हैं कि हमें ना पहचान नहीं है कि ये तो बाहर का ही है। तो एक ही बंदा था जो लेके गया? हाँ इधर से एक ही लेके गया। फिर आगे कोई पता चला? आगे से ये भाई को मालूमात इससे मुझे भी हुई है और ये गांव का ही है, इधर का रहायशी है हमारा भाई। वो उससे मैंने पूछा कि भाई उधर तुम्हारा भी डेरा करीब है, तो इसने बताया कि इधर से जब गुजरे हैं ना मेरे डेरे से ही ये 3 लोग थे। यानी पहले यहाँ से जब आपके भाई को लेके गए तब एक बंदा था? 2 बंदे बाद में मिले? जी, इधर से एक आदमी और पैदल लेके गए मोटरसाइकिल? नहीं मोटरसाइकिल।
तो इसका मतलब है कि भाई आपका जो है वो ले जाने वाले को जानता होगा तो उसके साथ गया होगा या वैसे ही चला गया? बस यही मालूमात नहीं ना हो रही कि बस उसने किसी का एड्रेस बताया है कि वो आपको बुला रहा है या कोई बात करवाई है फ़ोन पे, खुद अपने फ़ोन से बात करवाई है, या जो भी हुआ है अभी तक कुछ मालूमात नहीं है हमें। तो आपके भाई की कोई दुश्मनी वगैरह, कोई लेन देन का तनाज़ा वगैरह? सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि मज़दूर आदमी का क्या झगड़ा भी नहीं किसी के साथ, बस ऐसा छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो मोहल्ले में बच्चों की, जैसे कोई लेने देने की कोई या कोई बच्चों की, ऐसी तो होती रहती हैं गांव में, लेकिन इतना बड़ा काम तो किसी ने प्लानिंग के साथ ही किया है। हाल ही में कोई ऐसी लड़ाई हुई हो जिसके अंदर कोई मारपीट हुई हो या कोई मसला ज़्यादा कुछ खराब हो? कुछ नहीं अभी तक के 10 दिनों में या 20 दिनों में, एक माह में, साल में के करीब तक नहीं ऐसी। भाई आपकी शादीशुदा थी? जी शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। कुछ ससुराल वगैरह में उनका मसले मसाइल चल रहे हैं? नहीं सर। तो फिर आप वो हमारे जी इस गांव के या मुस्तकिल शुरू से इसी गांव के रहे हैं? जी हम इधर की राशि। तो आपको गांव के अंदर तो हर बंदा एक दूसरे को जानता है, कोई फिर रहा हो, मिल रहा हो तो लोगों को इतला पहुंच जाती है। तो आपको अभी तक को पता चल सका कि कोई रिश्तेदार मुलविस हो सकता है या कोई दुश्मनी हो सकती है, कोई लेन देन का तनाज़ा हो सकता है? कुछ नहीं सर, कुछ मालूमात होती है ऐसी वैसी, पैसे लेने देने किसी के होते हैं तो हमने जनाजे के उधर भी बात लगाई थी कि किसी का लेना देना है हमारे भाई से तो वो हमें मिल सकता है। तो कोई ऐसा हमें भी मालूम है कि भाई का इतना बड़ा तो कोई लेना देना किसी के साथ नहीं था, बस वो दुकान का आधार होता है, जैसे ये लेना देना तो नहीं गाँव में तो मामूली बात है। जी सर, ये तो मामूली बात है। पुलिस मुकदमा आपने दर्ज करवाया नामालूम लोगों के खिलाफ? जी नामालूम दरखास्त दी है और पुलिस महकमा भी तावन कर रहा है, हम लोग भी उसके साथ हैं। जब कोई बात सामने आएगी तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पुलिस महकमे पे भी और हमारे कानून पे भी के अच्छा दफा देंगे। भाई आप बताइएगा आपका मकतूल से क्या रिश्ता था? ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੱਟ ਭਾਈ ਨੰਗੇ ਵੇ 3 ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, 3 ਬੰਦੇ ਨੰਗੇ ਪਛਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਛਾਣ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 10-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਫਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਵੇ, ਚੰਗਾ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਫਰਿੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਆ 2 ਵਾਰ ਸਿਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। तेरा भी कोई दुश्मनी वगैरह चली आ रही, कोई शरीका है? नहीं, जैसे ये बता रहे हैं भाई मैगी भैया, इस तरह तो बड़ा ये सर में गोली मारने का यानी जी सर, समझ यही आती है कि बहुत कोई गुस्सा था उनका, कोई खासा ही रंजिश उनकी चल रही थी तो सर में गोली मारी कि कोई बचत का चांस ही ना रहे। जी तो इससे तो लगता है कि जैसे दुश्मनी जो थी वो खासी पुरानी थी और काफ़ी गुस्सा। सर हमें तो जितनी मालूम है कि अभी तक हमारा किसी से भी कुछ लेना देना भी नहीं है बढ़ा और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ये किस बना पे किया है, किसने किया है, ये तो सामने बात कानून लाएगा तो फिर सभी को पता चल जाएगा कि ये
इसके साथ किसी की दुश्मनी हमें तो मालूम नहीं है, जैसे और गाँव वगैरह है में भी नहीं है। गाँव वगैरह में बंदा रह रहा हो तो शरीका ना चाहते हुए भी बन जाता है, रिश्तेदारों के साथ बन बस जाता है किसी ने किसी बना पे किया है ना ये काम, तो नाक किया है। हमारा भाई अच्छा था और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिला रहा था। 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे। चाचा जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ 5 5 ਬੱਚੇ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ? ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਆ ਦਫਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਦਵਰ ਹੋਰ ਏਡੀ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਤੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆ ਬੱਚੇ ਆਓ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਛੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 2 ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਇਹਨੇ ਹਾਬਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਲਾ ਅੱਗੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਕੋਲ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਜੇ ਆਖੀਏ ਕੋਈ 10 150 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਔਖੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ। ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿਓ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਘੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲੀਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾੜੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਭੌਂ ਕੇ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਐਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਉਧਰੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ? ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ
भाई आप बस आखिर में बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, कोई मुलजिमान वगैरह भी हिरासत में ली है, कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाली, कोई मुलजिमान की निशानदेही हो उसकी, कोई नंबर वगैरह ट्रैक डाउन किया? 60 मोबाइल जो CDR है वो भी निकाली है और पुलिस महकमा अच्छा तावन कर रहा है। जितनी भाई को कोई जो आखिरी कॉलें वगैरह आई थी उनके कोई नंबर वगैरह सामने आए, कौन लोग सर थे? एक कॉल आई है, रात वाली कॉल ही आई है। सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना वो तो कोई कॉल नहीं आई। 11 बजे 10:30 11 बजे का वाक़यात है ये दिन का। तो रात की कॉल आई हुई है 10:30 11 बजे की ना एक, और पिछले दिन वाली है जो। ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, निजी सोसाइटी, इसमें जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लोगों ने लगाए होंगे। सर उधर जब वाक़या जिधर हुआ है ना, मैंने मौका मैं बिस्मिल्लाह हुसैन स्कीम में ही ड्यूटी करता हूँ, तो उधर ना कोई कैमरा नज़दीक घर में लगा नहीं। जब वो मेन गेट पे लगे हैं उधर के कैमरे चेक किए हैं पुलिस वालों ने उधर से, तो अभी तक कुछ मालूमात नहीं मिली हमें। तो और भी कहाँ से आए मुलजिम, कहाँ वापस गए, ये भी नज़र नहीं आ रहा कैमरों में किसी भी। सारे इन भाइयों के डेरे पे लगे हैं कैमरे, वो भी ना उस दिन खराब पहले से ही ख़राब हुए हैं। बस वो रेंट पे दिया है ना डेरा, पहले जो जब उधर रहते थे। आपको उम्मीद है मुलजिमान पकड़े जाएंगे? सर इंशाल्लाह पुलिस महकमा तावन अच्छा करेगा तो इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे, क्यों नहीं। सही, कत्ल कभी छुपे नहीं रहते, सही। छुपे वही कत्ल रहते हैं जिसे छुपाया जाता है। महकमे छुपाते हैं ना तो वो नहीं मिलते कत्ल। जब पुलिस महकमा तावन अच्छा करता और जिम्मेदारी का सबूत देता है ना, तो वो तो कातिल मैं कह सकता हूँ और सभी लोग जानते हैं कि वो नहीं छुपते, जिसकी तवज्जो होती है कि हमने ढूंढने आई। सही, चलो बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनके बड़े भाई जो वो मुद्दई हैं, उनके वालिद की भी आपने गुफ्तगू सुनी। वो चाहते हैं कि उनके जो बेटे के कातिल हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएँ, लेकिन वो नाहक किसी को नहीं पकड़वाना चाहते। पुलिस ने उनको कहा है कि लोगों की निशानदेही करें, लेकिन उनका कहना है कि उनको नहीं मालूम कि किन लोगों ने उनके भाई को कत्ल किया है। सीसीटीवी कैमरा, जियो फेंसिंग और दीगर जितने भी टेक्निकल असिस्टेंस पुलिस के पास मौजूद है, इनका कहना है कि उसको बरूए का लाते हुए इनके भाई के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो आफ्टर थॉट्स जिसको हम कानून की ज़ुबान में कहते हैं कि सोच समझ के लिखवाने वाली चीज़ें, और जो हक़ाइक़ से आसा आसा दूर होती बहुत दूर चले जाती हैं बातें, उस वजह से ना सिर्फ मुकदमा ख़राब होता है बल्कि इन्वेस्टिगेशन जब कभी मोस्टली केसेस में जो 302 के केसेस में लाहौर में इन्वेस्टिगेशन चेंज होती है, तो जब इन्वेस्टिगेशन चेंज होती है तो क्योंकि पहले वाले तफ्तीशी साहब उस हालात से आगाह होते हैं, दूसरा नया आने वाला उस हालात से आगाह नहीं होता, तो वो इन्वेस्टिगेशन एक ट्रैक से उतर के तो वो आगे चल के आप कहने के 2 मील के फासले पर अगर गाड़ी गलत ट्रैक पर चली जाए तो 2 मील के फासले पर पता चलता है कि जी वो मुल्तान से किसी और तरफ जा चुके हैं। तो यही सूरत हाल होती है कि वो एक ट्रैक से चलती चलती किसी और ट्रैक पर चले जाती है, शुमाल से जनूब की तरफ सफ़र तय होना शुरू हो जाता है। ये भी बताइएगा भाई कि जब FIR दर्ज होती है तो यानी अगर कोई कत्ल की इस वाक़े की FIR दर्ज हो तो उसके अंदर या अदावत होती है या नहीं होती। जिस प्रोग्राम केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम करें उसके अंदर नामालूम अदावत लिखी है। अदावत तो वो होती है जो आपको पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा दोस्त है। ये नामालूम अदावत क्या होती है? अच्छा, इसमें ना आपने देखना ये है कि ये FIR जो है किस इलाके की है। बाटापुर थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ। बाटापुर के इर्द गिर्द में हाल ही में बाटापुर और उसके जो गिर्द के इलाके हैं उसमें मेरे ख्याल 2-3 कत्ल और भी हुए, वो भी ज़ाती रंजिश के थे। अगर उन हालात में देखा जाए तो ये जो लफ्ज़ अदावत लिखा गया है तो ये सोच के लिखा गया है, लेकिन इसमें नामालूम इसलिए लिखा गया है कि मुझे लगता है कि ये ख़ानदान वाले कोई असल बात जो है वो छुपा रहे हैं।
माहिर कानून सुहेल मुर्शिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो लाहौर में कत्ल के मुकदमात दर्ज होते हैं उसके अंदर मतन जो है वो बड़ा मुख्तलिफ लिखवाया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है बल्कि समझने वाले जो हैं वो भी चकरा के रह जाते हैं कि इस किस्म की FIR क्यों कराई गई है। क्या इंटेंशनली इस तरह की FIR करवाई जाती है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, या फिर लोगों को मुकदमा दर्ज कराने के लिए मालूमात कम होती हैं जिसकी वजह से FIR जो है वो इस तरह की हो जाती है। सुहेल साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। कहा जाता है क्राइम में कि FIR जो है वो बड़ा बुनियादी यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही हम कहते हैं कि जो वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस की हामिल होती है, उससे ही सारा केस जो है वो चलता है। बिल्कुल। लेकिन अभी हाल ही में जो जितने भी कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं उसके अंदर FIR जो है वो बड़ी मुबहिम से अल्फाज में लिखवाई जाती है, उसकी क्या वजह होती है? एक्चुअली जब वकूआ होता है तो जो ख़ानदान वाले या लवाहकीन होते हैं वो तो एक सदमे के शिकार होते हैं। इसमें जो हमारी पुलिस का रोल होता है कि आप दरख्वास्त में ये लिख दो, ये वाली दफ़ा लग जाएगी, ये लिख दो, ये लग जाएगी, ये अगर तुम लिखोगे कि पता नहीं मुझे कैसे हुआ तो FIR दर्ज नहीं होगी, हमें इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर नहीं पता चल रहा तो नामालूम के ख़िलाफ़ लिख दो, अगर कोई दुश्मनी वाली बात है तो बाद में बयान दे देना। इस तरह की जो बातें हैं, जो आफ्टर थाट्स जिसको हम कानून की ज़ुबान में कहते हैं कि सोच समझ के लिखवाने वाली चीज़ें, और जो हक़ाइक़ से आसा आसा दूर होती होती बहुत दूर चले जाती हैं बातें, उस वजह से ना सिर्फ मुकदमा ख़राब होता है बल्कि इन्वेस्टिगेशन जब कभी मोस्टली केसेस में जो 302 के केसेस में लाहौर में इन्वेस्टिगेशन चेंज होती है, तो जब इन्वेस्टिगेशन चेंज होती है तो क्योंकि पहले वाले तफ्तीशी साहब उस हालात से आगाह होते हैं, दूसरा नया आने वाला उस हालात से आगाह नहीं होता, तो वो इन्वेस्टिगेशन एक ट्रैक से उतर के तो वो आगे चल के आप कह लें कि 2 मील के फासले पर अगर गाड़ी गलत ट्रैक पर चली जाए तो 2 मील के फासले पे पता चलता है कि जी वो मुल्तान से किसी और तरफ जा चुके हैं। तो यही सूरत हाल होती है कि वो एक ट्रैक से चलती चलती किसी और ट्रैक पर चले जाती है, शुमाल से जनूब की तरफ सफ़र तय होना शुरू हो जाता है। ये भी बताइएगा भाई कि जब FIR दर्ज होती है तो यानी अगर कोई कत्ल की इस वाक़े की FIR दर्ज हो तो उसके अंदर या अदावत होती है या नहीं होती। जिस प्रोग्राम केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम करें उसके अंदर नामालूम अदावत लिखी है। अदावत तो वो होती है जो आपको पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा दोस्त है। ये नामालूम अदावत क्या होती है? अच्छा, इसमें ना आपने देखना ये है कि ये FIR जो है किस इलाके की है। बाटापुर थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ। बाटापुर के इर्द गिर्द में हाल ही में बाटापुर और उसके जो गिर्द के इलाके हैं उसमें मेरे ख्याल 2-3 कत्ल और भी हुए, वो भी ज़ाती रंजिश के थे। अगर उन हालात में देखा जाए तो ये जो लफ्ज़ अदावत लिखा गया है तो ये सोच के लिखा गया है, लेकिन इसमें नामालूम इसलिए लिखा गया है कि मुझे लगता है कि ये ख़ानदान वाले कोई असल बात जो है वो छुपा रहे हैं। अच्छा। जिस तरह से आपने मुझे हालात बयान किए कि एक मिस्त्री है, वो घर से निकलता है जाता है, लेकिन FIR के मतन में ऐसे कोई हालात नहीं है, जबकि हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। FIR का मतन कहते हैं कि ये एक बंदा गया है, उसके पास उसका पिस्तौल भी है और उसके पास उसका टेलीफोन भी है, जो बंदे दूसरे कातिल आए वो मार गए हैं और साथ में पिस्तौल भी ले गए और टेलीफोन भी ले गए, यानी दोनों जो लिंक्ड अप चीज़ें थी वो तो वो ले गए। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन के पास आ जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि पिस्तौल किससे बरामद होता है, और दूसरी अहम चीज़ टेलीफोन की लोकेशन। टेलीफोन की लोकेशन बताएगी कि ये टेलीफोन उस दिन, उससे एक दिन पहले किससे बात हुई, क्या क्या बात हुई, क्या हालात थे, ये बंदा वहीं पे क्यों। बिस्मिल्लाह सोसाइटी के आखिर में अगर देखें तो शाम 4 बजे के बाद वहाँ पे वैसे ही सन्नाटा है, ठीक है। फिर जिस वक्त की ये बात करें वो टाइम तो है रश वाला, लेकिन कोई ऐनी शाहिद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सामने नहीं आया। तो ये सारी बातें बताती है कि ये अदावत का लफ्ज़ जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो मुद्दई हैं मुकदमा, उनसे तकरीबन 10-15 मिनट मैंने गुफ्तगू की और गुफ्तगू के अंदर मैं यही पूछता रहा कि आपके भाई को क्यों कत्ल किया गया है, किन लोगों से आप लोगों की अदावत है, क्या इसकी पीछे जो है वो वजह नाद हो सकती है। वो कहते हैं हमें मालूम नहीं है, बल्कि पुलिस भी हमसे ये कह रही है कि आप हमें कोई क्लू दें ताकि हम उसके मुताबिक चलें, हम अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा सकें कि किन लोगों पे आपको डाउट है। ये कहते हैं कि हमें डाउट भी किसी पे नहीं है, हमने भेजा नाम भी किसी का नहीं देना, और पुलिस जो है वो अपना काम भी कर रही है।
तो ये इस तरह के नॉर्मली केसेस ऐसे नॉर्मली हालात में ना अक्सर साबका रंजिश सामने आती होती है, कोई ना कोई मर्डर इनकी फैमिली में से या कोई दूर की फैमिली में से या इन्वॉल्वमेंट या डेरादारी, कोई ऐसा मामला सामने आता होता है। दूसरी अहम बात, पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त किसी किस्म की कोई कदम नहीं है। ठीक है, पुलिस के पास नंबर आ गया टेलीफोन, जाहिर बात है टेलीफोन किसी कंपनी का होगा, उसका वो IME नंबर लेके वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। पुलिस के ऊपर तो स्टॉप होने वाली कोई बात नहीं है। अगर इतनी वीक FIR हो तो केस का रिजल्ट क्या निकलता है? अब सारे का सारा ये केस जो है, हम इसको कहते हैं कानून की ज़ुबान में हेड से एविडेंस पे केस है। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने ना देखा, सिक्योरिटी गार्ड ने फ़ोन किया तो मैंने आगे मुकदमा दर्ज करवा दिया, ये फ़ोन नंबर था, ये फ़ोन नंबर कनेक्टिंग दे रहे हैं आफ्टर वकूआ के, लेकिन वकूआ होते हुए ये सारा कुछ, तो ऐसे केसेस अक्सर जो है क्विटल का बाइस बनते हैं। और जिस तरह से अभी हमारी डिस्कशन हुई उसके अंदर आपको नहीं लगता कि इनकी हो सकता है कोई दुश्मनी हो और ये अभी उस दुश्मनी को खुद से कानून हाथ में लेके निभाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस को इससे बाला बाला सारा कुछ? अच्छा, जो बात मुझे लगती है ना, मुझे यही लगता है कि इनकी कोई दुश्मनी अदावत मौजूद है, जिसकी वजह से लफ्ज़ अदावत लिखवाया गया, एक बात। और दूसरी बात, हर आम आदमी अपनी जेब में पिस्तौल लेके, चाहे वो लाइसेंसिया गया, लाइसेंसिया मिस्त्री का तो काम ही, मिस्त्री का काम भी कोई नहीं है पिस्तौल से, पिस्तौल लेके घर से बाहर जाना, दिस वाज सम इंडिकेशन कि यह कोई ना कोई मामला था। और वो इन्वेस्टिगेशन अगर सही तरह से की जाए, इसकी बैकग्राउंड देखी जाए। एक आपकी मेरी डिस्कशन ये भी हुई अभी थोड़ी देर पहले कि जी एक मशकूक आदमी उस मोहल्ले में एक दिन पहले उधर आता रहा, देखा, इन्होंने पूछा भी तू कहाँ से आया है, कौन है तू, इस तरह की कोई मुकालमा भी हुआ। ऐसे हालात में बताते हैं कि देयर इज़ समथिंग। अब ख़ानदान वाले क्यों वो छुपा रहे हैं, क्यों वो खुद से बदला लेना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ में जहाँ पे 2, 4, 5 भाई होते हैं, वो कहते हैं कि अगर इन्होंने हमारे भाई को मारा ना तो हम इनका भाई मारेंगे, हमने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना। अब ज़ाती दुश्मनी में ऐसे मामला अक्सर और आपको इस केस पे वैसे ही मुझे इंडिकेशंस मिल रही हैं कि मुझे लग रहा है कि ये ज़ाती दुश्मनी का केस है। बहुत शुक्रिया। सीनियर माहिर कानून सोहेल मुर्शिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से मुद्दई जो हैं वो केस के हवाले से हमसे बात करते हुए बता रहे थे कि वो ना ये जानते हैं कि किसने उनके भाई को कत्ल किया, ना उनकी किसी से दुश्मनी है, ना कोई लेन देन का तनाज़ा है, ना कोई ज़मीन का डिस्प्यूट है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके भाई को कत्ल कर दिया। तो उस पर सोहेल मुर्शिद साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि एक मिस्त्री को पिस्तौल लेकर घूमने की क्या ज़रूरत थी, और दूसरा ये कि जिस तरह की FIR दर्ज कराई उसे यही लगता है कि इनकी कोई दुश्मनी है या कोई ऐसी बात है जो ये छुपा रहे हैं, और हो सकता है कि ये खुद से अपना कोई जो है वो कानून हाथ में लेना चाहते हैं या अपनी कोई कचहरी लगाकर उसमें इंसाफ अपने भाई के लिए जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए ये बातें बताने से गुरेज़ आ रहे हैं। कत्ल करना इतना आसान क्यों होता जा रहा है? विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों में इतना एग्रेशन क्यों आता जा रहा है कि वो किसी की ज़िंदगी का खात्मा करके ही अपनी गुस्से की तस्कीन या अना की तस्कीन कर पा रहे हैं? इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ओवरऑल अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हैप्पीनेस कम होती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, एग्रेशन बढ़ती जा रही है। अगर कत्ल के सब वाक़यात के पीछे देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात होती है जो गालियों तक, फिर फिज़िकल हार्म तक और फिर कत्ल तक भी बात पहुंच जाती है। तो वो चीज़ के एक जो बर्दाश्त है वो बहुत कम होती जा रही है। हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है और उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि कुछ जैसे कोविड के टाइम में भी लोगों के पास एक्टिविटीज़ नहीं थी, लोग बहुत सारी गेम्स इस तरह की खेल रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन डिफरेंट तरह के वॉयलेंस गेम्स में खेल रही होती है, जैसे PUBG भी उसमें एक गेम है। अभी एक स्क्विड एक आया है जिसमें भी वॉयलेंस दिखाया गया है। तो जब ये वॉयलेंस देखते हैं या आपके घरों में भी ऐसे वाक़यात होते हैं, मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फ़िज़िकल अब्यूज़ चल रहा है, वर्बल अब्यूज़ चल रहा है, जब बच्चे ये सब चीज़ें देखते हैं तो उनके लिए ये वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने जैसे बात की कि एग्रेशन बढ़ता है तो देयर इज़ नो एंड टू इट। फिर गुस्से में आके आपका सोचने समझने वाली ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर चुका होता है और उसमें आप किसी भी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो ये शुरू से ही हमारे सोसाइटी में इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कि बर्दाश्त पैदा की जाए माशरे में।
जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर आपने माहिर कानून की गुफ्तगू भी सुनी और आपने बुरसा की गुफ्तगू भी सुनी। बुरसा कहते हैं कि उनको हरगिज़ मालूम नहीं है कि किसने उनके भाई को कत्ल किया है और वो इंसाफ की मतलाशी है। लेकिन दूसरी जानिब माहिर कानून कहते हैं कि ऐसे केसेस के अंदर ज़ाती दुश्मनी होती है और उसको निभाने के लिए इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया जाता है कि मुल्ज़मान तक पुलिस ना पहुंच सके और वो खुद से मुबैना तौर पे अपनी अदालत लगा सकें या खुद से अपनी दुश्मनी जो है वो कर सकें। इस तरह का रवैया क्यों इस तरह के कत्लों के केसेस में अपनाया जाता है, ये जानने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर हुमा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अगर किसी के घर में कोई कत्ल होता है तो हर शख्स ये चाहता है कि मुल्ज़मान जल्द से जल्द पकड़े जाएं और बाकायदा लोग मदद करते हैं पुलिस की कि जी इनके ऊपर हमें शक है, इनके ऊपर हमें शक है, और जो चीज़ें पुलिस की नज़र से ओझल होती हैं वो भी गुस्सा जो है वो लाने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्यार आ गया तो हम उसके मुल्ज़मान को जल्द से जल्द पकड़ें। इस केस के अंदर जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसके अंदर भी नामालूम लोग रखे गए हैं। 15-20 मिनट उनसे मैंने गुफ्तगू की और उसके अंदर वो टोटल टाइम यही कहते रहे कि हमें हरगिज़ मालूम नहीं है। आपको लगता है कि कोई कत्ल बगैर किसी वजह के कोई कर सकता है? अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि माहिर कानून ने जिस तरह कहा कि इन फैमिलीज़ में नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ चलती हैं और बदला ये अपने तौर पे लेना चाहते हैं, तो एक वो बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी जिसमें देखा गया था कि जब एग्रेशन से एक्सपोजर होता है ना किसी का, क्योंकि यहाँ पे नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ चलती हैं, कत्ल गारत चलती है और बच्चे यही देख के बड़े होते हैं, दुश्मनियाँ देख के बड़े होते हैं, तो इन बच्चों में जो है प्रो सोशल बिहेवियर्स बहुत कम हो जाते हैं। किसी की मदद करना या जो हमारा ज़मीर होता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये चीज़ें कम होती चली जाती हैं और एंगर, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, विंडिक्टिवनेस, ये सब बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनके लिए कत्ल करना एक मामूली सी बात इनको लगता है क्योंकि उन्होंने अपने आसपास यही चीज़ें होती देखी होती हैं। दूसरा जो इस तरह बताया जा रहा है, जिस तरह अगर मैं कत्ल को भी देखूं जिस बेदर्दगी से कत्ल किया गया है उसमें ये भी वजह हो सकती है, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, पर्सनालिटीज़ ऐसी होती है जिसे एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ कहा जाता है, जिसमें जो जुर्म है वो बहुत एक होता है कि मतलब से गोली मार देना, एक होता है बहुत बुरे तरीके से उसको कत्ल करना, अजियत देना, तो उसमें अजियत पहुंचा के तस्कीन मिलती है। तो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, तो ये चीज़ रूल आउट करने की ज़रूरत है, मज़ीद इसके हर एस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत है कि किस वजह से ये सब हो रहा है। और जैसे मैंने पहले बात की और माहिर कानून ने भी बात की कि इन चीज़ों को रोकना कहीं ना कहीं तो है क्योंकि ये जनरेशन्स तक चलती है और फिर कत्ल व गारत इसमें फैमिलीज़ कत्ल हो जाती हैं, तो इसको कहीं ना कहीं रोकना बहुत ज़रूरी है और वो तभी रोका जा सकता है जब इसके हर एस्पेक्ट को देखा जा सके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि सर में गोली मारना जो है वो इस चीज़ को डेफिनेटली उसकी निशानदेही करता है कि जिसने भी मारा है उसने अपना बदला तो लिया ही है, उसने ये मेक श्योर किया है कि एक ज़िंदगी का कोई आसार बाकी ना रहे। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें जो मुद्दइयों की साइड है, ये नहीं हो सकता कि इतनी बेदर्दी से कोई किसी को मारे और उनको ये मालूम ही ना हो कि क्यों मारा गया, क्योंकि अगर डकैती, मज़ामत वगैरह इस किस्म की चीज़ें हों तो वो तो बस पैनिक होके वो फायर करते हैं और वो गोली कहीं पे भी लग जाती है, लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर कभी नहीं किया जाता कि हेड शॉट दें और वो भी दोनों गोलियाँ हेड शॉट। मुद्दई क्यों रिलेक्टेंट होते हैं इस तरह के केसेस के अंदर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने में और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करवाने में? हमारे यहाँ थोड़ा कानूनी प्रोसीजर, जब हम कानूनी प्रोसीजर्स में पढ़ते हैं तो वो बड़ी लंबे अरसे तक चलते हैं। कानून से अगर सज़ा दिलवानी है तो वो कई साल लग जाते हैं। मुद्दइयों को ये लग रहा होता है कि अगर ये केस वो अपने हाथ में ले लेंगे तो वो जल्दी उसको जाके निशाना ले सकते हैं, उसको मार सकते हैं, किसी न किसी तरह उसको नुकसान जल्दी पहुंचा सकते हैं, तो वो इस वजह से भी उसके कुछ पहलू छुपाए जाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हो और अदालत या कानून वाली साइड इससे पीछे हट जाए इस केस को कि ये अनरिजॉल्व छोड़ के और वो अपने तौर पे बदला लें। तो एक ये इसका भी एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा ये भी देखने की ज़रूरत है शायद वाकई ही उस बंदे के पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी दुश्मनी हो और ख़ानदान इन्वॉल्व ना हुआ हो, कुछ उसने कोई किसी से उधार लिया हो, कुछ पैसे लिए हों, आजकल मंशियात भी बहुत कॉमन है, तो ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है कि पर्सनल लेवल पे कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं थी कि कोई पर्सनल लेवल पे दुश्मनी थी या मंशियात में मुलव्वस था या कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँची है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन,
अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई होती है या कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि अपना गुस्सा जो है उसको ठंडा कर लें, उसके साथ बोल के या अपने तौर पे ही। कत्ल करना, किसी की ज़िंदगी का ख़ात्मा करना एक बहुत एक्सट्रीम जो होता है। इंसानी जहन, यानी अगर हम इस साल की रवां साल की बात करें तो 300 के करीब अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं अब तक। कत्ल करना इतना आसान क्यों होता जा रहा है? विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों में इतना एग्रेशन क्यों आता जा रहा है कि वो किसी की ज़िंदगी का ख़ात्मा करके ही अपनी गुस्से की तस्कीन या अना की तस्कीन कर पा रहे हैं? इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ओवरऑल अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हैप्पीनेस कम होती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, एग्रेशन बढ़ती जा रही है। अगर कत्ल के सब वाक़यात के पीछे देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात होती है जो गालियों तक, फिर फिज़िकल हार्म तक और फिर कत्ल तक भी बात पहुंच जाती है। तो वो चीज़ के एक जो बर्दाश्त है वो बहुत कम होती जा रही है। हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है और उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि कुछ जैसे कोविड के टाइम में भी लोगों के पास एक्टिविटीज़ नहीं थी, लोग बहुत सारी गेम्स इस तरह की खेल रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन डिफरेंट तरह के वायलेंस गेम्स में खेल रही होती है, जैसे पबजी भी उसमें एक गेम है। अभी एक स्क्विड एक आया है जिसमें भी वायलेंस दिखाया गया है। तो जब ये वायलेंस देखते हैं या आपके घरों में भी ऐसे वाक़यात होते हैं, मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फ़िज़िकल अब्यूज़ चल रहा है, वर्बल अब्यूज़ चल रहा है, जब बच्चे ये सब चीज़ें देखते हैं तो उनके लिए वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने जैसे बात की कि एग्रेशन बढ़ता है तो देयर इज़ नो एंड टू इट। फिर गुस्से में आके आपका सोचने समझने वाली ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर चुका होता है और उसमें आप किसी भी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो ये शुरू से ही हमारे सोसाइटी में इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कि बर्दाश्त पैदा की जाए माशरे में, फ्रस्ट्रेशन को कम करने पे काम किया जाए, यूथ की एनर्जीज़ को चैनलाइज किया जाए टुवर्ड्स फिज़िकल एक्टिविटी। तो ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा की आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम का लुबे लुबाब यही है कि एक शख्स की जान गई है जिसके 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और उसकी बीवी जो है वो भी एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी अकेले गुजारने पर मजबूर है बच्चों के साथ। लेकिन हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह नाद होती है, बगैर वजह के कत्ल कोई नहीं होता। और माहिर कानून ने इस चीज़ के ऊपर बड़ा तफसील और रोशनी डाली कि डेफिनेटली बुरसा के पास कहीं कोई ना कोई क्लू ज़रूर होगा कि उनके भाई को, उनके बेटे को किसने कत्ल किया है, लेकिन वो अभी ये बताना नहीं चाहते। हो सकता है कि वो दुश्मनी निभाना चाहते हों या वो खुद से कानून को हाथ में लेना चाहते हों। और ये जो बढ़ते हुए कत्लों की वारदातें हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 300 से ज़्यादा वारदातें कत्ल जो हैं वो रवां साल अब तक हो चुके हैं, उसकी वजह डॉक्टर साहबा ने भी बड़ी क्लियरली बताई कि लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन बढ़ता जा रहा है और जो चीज़ें हम टेलीविज़न पे दिखा रहे हैं उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।